नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल प्रैक्टिस सेट संख्या 7 के विषय में। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, आपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशातीत शब्द में आपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंकड़ पत्थर में प्रयुक्त समास है। कंकड़ पत्थर में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो कंकड़ पत्थर में प्रयुक्त समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द होगा अहंकार। कौन सा शब्द होगा? अहंकार। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है अंशुक, द्विज, वरुण, तरुण। पंछी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन हो जाएगा बी द्विज। क्या हो जाएगा? पक्षी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा द्विज। और पक्षी शब्द का अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे बिहग होता है, विहंग होता है, खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है, पतंग होता है, इत्यादि जो शब्द हैं ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धुंधला, उज्ज्वल, चमकीला, स्वच्छ। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द होगा उज्ज्वल। क्या होगा? उज्ज्वल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी सांसारिक, ऑप्शन सी पारलौकिक, ऑप्शन डी अहलौकिक। तो ऐहिक शब्द का विलोम शब्द होगा पारलौकिक। क्या होगा? पारलौकिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाट शब्द का तत्सम रूप है। खाट शब्द का तत्सम रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए खटवा, ऑप्शन बी खाटवा, ऑप्शन सी खाटो, ऑप्शन डी खटिया। तो खाट शब्द का तत्सम रूप होगा खटवा। क्या होगा? खटवा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप होगा उपानह। क्या होगा? उपानह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पनही शब्द का तत्सम रूप होगा उपानह। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मदोन्मत्त शब्द का संधि विच्छेद होगा मद धन उन्मत्त। क्या होगा? मद धन उन्मत्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। क्या होगा? सत धन जन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है।
ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी अनुप्रमेय, ऑप्शन सी अप्रमेय, ऑप्शन डी अप्रामाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अनुप्रमेय। क्या होगा? अनुप्रमेय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो प्रमाणित न हो सके, जो प्रमाणित न हो सके या जो प्रमाणित न हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमाणित होगा। क्या होगा? अप्रमाणित होगा। और जिसका कोई प्रमाण न हो या जिसका कोई प्रमाण ही न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अप्रामाणिक। क्या होगा? अप्रामाणिक। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित से क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए तर्क सम्मत। ऑप्शन ए हो जाएगा तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा जोखिम मोल लेना। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है बिल्ली के गले में घंटी बांधना का बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए बिल्ली को सजाना, ऑप्शन बी घंटी सुनने के मज़े लेना, ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना, ऑप्शन डी बिल्ली को क्रोधित करना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ होगा अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपने को संकट में डालना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ऑप्शन बी मुझे वही सामान लेना है, ऑप्शन सी कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन डी जिसे देखो वह व्यस्त है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कल तुमको कहाँ जाना है। ये अशुद्ध वाक्य है। तुमको जगह तुम्हें होगा और कहाँ जाना है यहाँ पे फुल स्टॉप के बजाय प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिली, ऑप्शन बी हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त हुई, ऑप्शन सी हत्यारा मृत्युदंड की सज़ा को प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी हत्यारे को मृत्युदंड मिला। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है वचन, हानि, प्यास, बचत। तो कौन सा पुल्लिंग है? बचत। बचत शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि आपका वचन, हानि, प्यास ये तीनों शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो अब मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ। कौन सा शब्द है? मिठाइयाँ। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। मित्र को 2 पुस्तकें दी। इसमें आपको पहचान के बताना है कौन सा कारक है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। ए कर्ता कारक, बी संबंध कारक, सी कर्म कारक, डी संप्रदान कारक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन हो जाएगा सी उज्ज्वल। उज्ज्वल जो शब्द है वो अशुद्ध वर्तनी वाला है। बाकी उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल ये तीनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला शब्द है, प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, 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 बहिष्कार। चारों से बताना कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी बहिष्कार। यही शुद्ध रूप में लिखा गया, बाकी तीनों अशुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी जीवन। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी जीवन के। किस शब्द के, जीवन के। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार के वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती हैं। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। आइए देखते हैं, विनिमय का अर्थ होता है, विनिमय शब्द का अर्थ होता है, विनिमय शब्द का अर्थ होता है लेना देना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विनिमय शब्द का अर्थ होता है लेना देना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हम सांस के साथ, हम सांस के साथ, इसका अर्थ है हम सांस के साथ। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन बी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव ऑप्शन ए विचित्र प्रकार का है, ऑप्शन बी मानव से भिन्न है, ऑप्शन सी मानव के विपरीत है, ऑप्शन डी मानव की तरह है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही डी हो जाएगा, मानव की तरह। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव की ही तरह है। वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही डी समुद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक सलाहकार थे वो चाणक्य थे और चाणक्य को चाणक्य नाम से भी जाना जाता था।
विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, महर्षि स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया? तो 1856 में लिया था। कब कब्जे में लिया था? 1856 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 1856 में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चिल्का झील स्थित है? चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है? पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी अरल सागर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी भूमध्य सागर। ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी कैरिबियन सागर, ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह जो ग्रीनलैंड है यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? फाना कहते हैं। क्या कहते हैं? फाना कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो यांगसे नदी जो है वो पूर्वी चीन सागर में बहती है। ऑप्शन डी सही है। यांगसे नदी जो है वो पूर्वी चीन सागर में बहती है और चीन की जो है ये मतलब की सबसे बड़ी जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो हांगहो नदी है। चीन की दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो हांगहो नदी है, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नगर परिषद। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी नगर परिषद। यही शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये पंचायती राज में शामिल है। कहाँ पे शामिल है? पंचायती राज में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था या निर्वाचित कर लिया गया था। लेकिन 11 दिसंबर को फिर पुनः संविधान सभा की बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सभापति निर्वाचित किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जबकि संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन सही होगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि में देखेंगे तो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दिल्ली है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप है, जहाँ में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होता है। 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 10 डेसिबल, लगभग 20 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 5 डेसिबल। 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो बल जो है वो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बल। क्योंकि जो कार्य है, गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, ये तीनों अदिश राशि है, जबकि बल सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन ए सही है, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन ए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन बी, ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। और वायरस का जो पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारितंत्र के 2 मूलक घटक हैं। पारितंत्र के 2 मूलक घटक हैं।
ऑप्शन ए पौधे और प्राणी, ऑप्शन बी जीवी और अजीवी, ऑप्शन सी पौधे और प्रकाश, ऑप्शन डी घास पात और सूक्ष्म जीव। पर्यटन के दो मूल घटक हैं। ऑप्शन में हो जाएगा बी सही, जीवी और अजीवी घटक, जीवी और अजीवी घटक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण यमुना नदी करती है और यमुना नदी का उद्गम जो होता है यमुनोत्री से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है, बंदरपूछ से कहा जाता है। और यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में आके मिल जाती है। यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर है। वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर है 10 से 12% है। कितना प्रतिशत है? 10 से 12%। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 20 जून 2020 को किया गया था। कब किया गया था? 20 जून 2020 को। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को किस स्थान पर भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा ए पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ किया गया था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? सिक्किम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? सिक्किम राज्य के द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? कब प्रयोग किया जाता है? जब पानी का निकास मंद और स्रोत जोता ज़्यादा होता है। जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो सभी लोग जानते हैं बलुई मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? हरित क्रांति का किसका पूछा है? हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए है? तो गेहूं और चावल के लिए है। हरित क्रांति किसके लिए लाया गया था? गेहूं और चावल के लिए। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान गेहूं और चावल फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है और उन्हीं के लिए लाया भी गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या है। भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या है। तो गांव की कितनी संख्या है? भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या है 5,97,464।
कितने आबादी वाले गाँव की संख्या है? 5,97,464। ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी है। जैसे भारत में कुल कितने गांव हैं, तो कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,930 गांव है। भारत में 6,40,930 गांव हैं, जिनमें से आबादी वाले गांवों की संख्या जो है वो 5,97,464 है, और जो गैर आबादी वाले गांव की संख्या है वो 43,466 है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 है। क्या है? 829। ऑप्शन ए सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति है। कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारियों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारियों का प्रलेख। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो 50,000 के। किससे कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए या बैठक होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। जो पहली बैठक होती है वो जब रबी की फसल कटने के बाद होती है। जैसे ही रबी की फसल कटेगी वैसे ही पहली बैठक होगी। जो दूसरी बैठक होती है जब खरीफ की फसल कट जाती है उसके जस्ट बाद दूसरी बैठक की जाती है। तो एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। पहली बैठक रबी की फसल कटने के बाद होनी चाहिए, दूसरी बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन में कम से कम 20 से 25% तेल पाया जाता है और 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 20 से 25% तेल पाया जाता है और 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। और जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो बताना है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा ए, PBN राव समिति। कौन सी समिति? PBN राव समिति। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि PBN राव समिति का संबंध था खादी उद्योग से संबंधित था। किससे संबंधित था? खादी उद्योग से। खादी उद्योग से। जबकि LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों जो समितियां थीं ये पंचायती राज से संबंधित थी। अगला प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय रखा गया है? 29 विषय रखा गया है। कितने विषय रखा गया है? 29 विषय। ऑप्शन सी सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल 29 विषयों को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि है? भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? जल्दी से बताइए कौन सी योजना थी? तो ऑप्शन होगा डी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। संपोषणी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से 2017 तक चली थी, जिसका मुख्य ध्येय था संपोषणी वृद्धि था। और जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मतलब कि मुख्य ध्येय था, उसका मुख्य ध्येय था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। वहीं पे जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास से संबंधित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो ध्येय था वो तीव्रतर एवं समावेशी विकास था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई थी? पूसा में किया गया था। कहाँ किया गया था? पूसा में। ऑप्शन ए सही है। अब पूछेंगे पूसा कहाँ पे है? तो पूसा बिहार में है। कहाँ पे है? पूसा बिहार में है। यह पूसा बिहार में है। बिहार के समस्तीपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार के समस्तीपुर ज़िले में। ऑप्शन ए सही होगा, पूसा में। अगला प्रश्न है। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ हुई थी धान की उत्पत्ति? दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन बी सही। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। और जो चीन और भारत है, दो ऐसे देश हैं जो विश्व के 2 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि चीन और भारत हैं वो विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही डी सरसों। ये रबी की फसल है। बाकी आपका कपास, मक्का, अरहर ये सभी खरीफ की फसल है। जैसे भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें आपकी एक रबी है, खरीफ है, जायद है। जो रबी की फसल होती हैं, रबी फसल में आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर ये सभी आते हैं रबी की फसल में। खरीफ की फसल में आएंगे आपके अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास। और जो जायद की फसलें होती हैं वो होती हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, भिंडी, मूंगफली, कपास, जूट इत्यादि सब जायद की फसलें के अंतर्गत आती हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित खेती में सम्मिलित है। मिश्रित खेती में सम्मिलित है। मिश्रित खेती में सम्मिलित होते हैं, इसमें होता है कई तरह की फसलें साथ में उगाया जाता है तथा साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो ऑप्शन सही होगा सी, कई तरह की फसलें उगाना साथ में पशुपालन भी करना। मिश्रित खेती का यही अर्थ होता है कि कई तरह की फसलें एक साथ उगाना तथा साथ में पशुपालन भी करना, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना है, जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध जल, या कह लीजिए या अच्छी सड़क और परिवहन और अस्पताल, ये सभी उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, सूची 2 में उनका सार तत्व है। तो आपको बताना है, मिलान करना है। नई रोशनी कार्यक्रम, नई रोशनी कार्यक्रम ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। किससे है? महिला सशक्तिकरण से। दिशा जो योजना है वो है सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से। किससे है? सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से। और स्वावलंबन योजना ये नई पेंशन प्रणाली है। क्या है? नई पेंशन प्रणाली। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा सही ऑप्शन होगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापित सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी 2013 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। ऑप्शन बी सही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना आप लोग का स्कोर बनना है। तो साथियों, आज के इतना ही। जय हिंद।